तो नंबर 4, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले जो 3 चैप्टर अपन ने पढ़े थे उसमें पहले जो 2 चैप्टर थे वो तो अपने किससे कनेक्टेड थे? स्थिर आवेशों से संबंधित, जिसको अपन क्या बोलते थे? स्थिर वैद्युतिकी, है ना, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे में हमने आवेश को कर दिया गतिमान। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो चालक तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लग गए और उसके कारण क्या प्रवाहित हुई? विद्युत धारा। वो तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। चौथा जो चैप्टर है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। देखो, आवेश के शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि आवेश अगर आपका स्थिर हो तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, चाहे आवेश आपका किसी भी हालत और हालात के अंदर मौजूद है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तो आवेश के वजूद के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आवेश कहीं पर है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र केवल कब होता है? जब आवेश क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, ठीक है। तो अब विद्युत क्षेत्र के बारे में तो हम जितना पढ़ना था उतना पढ़ चुके। अब आवेश होंगे गतिमान और क्या पढ़ेंगे अपन? चुंबकीय क्षेत्र। शुरुआत में विद्युत और चुंबकत्व ये 2 चीजें अलग अलग मानी जाती थी कि इनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, वो सब चीजें अलग मानी जाती थी। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व, ये सब आपका अलग माना जाता, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट था आपका ऑरेस्टेड। उस ऑरेस्टेड ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट था, उसने ज्यादा कुछ साइंस नहीं थी उसमें। एक तार लिया और उस तार में क्या प्रवाहित की उसने? विद्युत धारा। और उसके नजदीक उसने क्या किया? एक दिशा सूचक यंत्र रखा जिसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, ठीक है। अब देखा ये कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इधर जो चुंबकीय सुई थी वो क्या होती है? विक्षेपित होती है, ठीक है। अब सवाल ये था कि विद्युत धारा तो तार में प्रवाहित हो रही है, इस चुंबकीय सुई को क्या जोर आ गया भाई? दोनों का आपस में कोई भौतिक संपर्क नहीं है। बिना किसी भौतिक संपर्क के ये सुई यहां पर विक्षेपित हो रही थी। चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि इस तार में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और वो चुंबकीय क्षेत्र इस सुई को क्या कर रहा है? विक्षेपित कर रहा है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने एक चीज जो थी उसको अपना एस्टेब्लिश कर दिया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। फिजिक्स में एक सिद्धांत लगता है यूनिफिकेशन का, एकीकरण। वो एकीकरण क्या कहता है कि जो ब्रांचेस एक जमाने में फिजिक्स की अलग अलग समझी जाती थी, अलग अलग पढ़ी जाती थी, इन फ्यूचर उन ब्रांचेस के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल ही जाता है। जैसे विद्युत धारा और चुंबकत्व दोनों अलग अलग चीजें थी। इस एक एक्सपेरिमेंट ने, इस एक प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। तो आज अपन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ते। जहां भी बात आती है आवेशों से संबंधित, वहां हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। अकेला विद्युत बल नहीं, अकेला चुंबकीय बल नहीं, विद्युत चुंबकीय बल। इस ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व, 2 ब्रांच को एक कर दिया, इसको यूनिफिकेशन बोलते हैं, एकीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसी दिशा में यहां से फिर एक और गाइडेंस मिला, एक और दिशा मिली कि ये जो प्रकृति के 4 मूल बल पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स की इतनी सारी ब्रांचेज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि ये सारी की सारी ब्रांचेज, ये सारे के सारे फॉर्मूले, ये सारे के सारे बल किसी एक चीज से आ रहे हो, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी बोला जाता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। वैज्ञानिक इस चीज की तलाश में है कि कोई एक इक्वेशन मिले अपने को, कोई एक समीकरण ऐसी मिले जो समीकरण कुदरत की सारी घटनाओं को समझाने में सक्षम हो।
हमें बहुत सारी समीकरणें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक समीकरण चाहिए जो उस कुदरत के बनाई हुई सारी चीज़ों को, सारी घटनाओं को उसकी व्याख्या करने में, उसको समझाने में कामयाब हो, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं अपन। ठीक है, अभी तक वो आपका अंडर रिसर्च है, नए नए तरीके से नए नए आपके फॉर्मूले वगैरह, नए नए थ्योरीज आती रहती हैं। तो जिस तरीके से एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने विद्युत और चुंबकत्व को एक कर दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज से 20, 30, 50 साल बाद, ठीक है, ये सारी ब्रांचेस को हम खत्म करके और सिर्फ एक इक्वेशन बनाएंगे, जिसको एक तरीके से गॉड इक्वेशन भी बोला जाता है, भगवान का समीकरण। क्योंकि सीधा सा था कि नेचर जो है वो घने ज्यादा पंगे नहीं लेती। ठीक है, नेचर का एक सिंपल सा आपका टेंडेंसी होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, चीजों को बहुत ज्यादा सरल रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वो विविधता के अंदर ज्यादा विश्वास नहीं रखती। आप देखिए, ग्रह जितने भी हैं सबकी आकृति आपकी गोल है ना। कोई भी त्रिभुजाकार जो ग्रह था वो आज तक मिला अपने को? ग्रह की आकृति गोल है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण बूंदों की आकृति आपकी गोल है। पदार्थ के छोटे से छोटे हिस्से पर आएंगे, परमाणु, उसकी आकृति गोल थी, उसके भीतर का जो नाभिक था उसकी आकृति क्या थी? गोल थी। ठीक है, छोटे से छोटा सिस्टम लेंगे हम, परमाणु, जिसमें सबसे भारी चीज नाभिक होती है बीच में, और इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के उसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं कूलाम बल के कारण। और सबसे बड़ा सिस्टम अगर अपनी समझ में हम लें तो सौर तंत्र लिया जाता है। सौर तंत्र में सबसे भारी चीज क्या थी? सूर्य, वो इनके बीच में, बाकी हल्के फुल्के जो ग्रह थे उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? एक परमाणु से लेके सौर तंत्र तक का पैटर्न जो था वो नेचर ने सेम रखा। तो ये तो है नहीं कि उसने इतनी सारी इक्वेशन, इतने सारे बल बनाए हो सकता है उसने चीज एक बनाई हो, हम उसके अलग अलग जो अवतार थे उनको अब अलग अलग समझ रहे हैं। हो सकता है वो सारी चीजें एक ही जगह से आ रही हो, और जिस एक जगह से आ रही थी उसी की तलाश जारी है, जिसको गॉड इक्वेशन बोलते हैं या स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर आवेश जब गति करेगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होंगे। पर विद्युत क्षेत्र तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ क्या पढ़ेंगे अपन? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इससे आगे वाला जो था वो कोरोना की वजह से आपका कट गया। उससे नेक्स्ट जो आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें हम देखेंगे कि कैसे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। एक बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स क्या पैदा करता है? विद्युत विभव या विद्युत धारा पैदा करता है। ठीक है, तो पहले दो चैप्टर थे स्थिर आवेश से संबंधित, तीसरा जो चैप्टर था वो आवेशों की गति से संबंधित बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जिसको हम धारा कहते हैं। और चौथा चैप्टर अपना किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला या पहला टॉपिक करते हैं इसका अपन। और पहला वाला जो है उसमें कि मान लो एक आवेश है अपना Q, ठीक है, और वो v वेग से गतिमान, ठीक है, v वेग से गतिमान है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो गतिमान है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है अपना? B। चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को E से लिखते थे, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? B से लिखते हैं। ये B जो था इसका SI मात्रक क्या होता है आपका? टेस्ला, कैपिटल T। निकोलाई टेस्ला एक वैज्ञानिक थे। आज हमारे घरों में ये जो आपकी लाइटें पहुंच रही है, प्रत्यावर्ती धारा, उस प्रत्यावर्ती धारा का जो आपका मेन पक्षधर जो था एडिशन के सामने, वो हमारे टेस्ला साहब ही थे। इन्हीं की बदौलत आज ये बल्ब आपका जल रहा है और ये सारा कुछ अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक बात। अब टेस्ला की जिंदा था तब तो कोई इज्जत ज़्यादा रखी नहीं अपन ने, वो मरने के बाद मात्रक रख दिया अपन ने चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। जिंदा था तो बहुत गरीबी में मरा था, 2 दिन बाद किसी ने संभाला था कि मर गया। तो चुंबकीय क्षेत्र जो था उसको B से लिखते हैं और मात्रक होता है उसका टेस्ला। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो सीन अपना ये है कि Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गति कर रहा है। ठीक है, अब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र तो हमेशा लगाता है, चाहे आवेश गति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। हमने देखा है कि Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल कितना लगता है? Q गुणा E, यही लगता है। अब इसमें कहीं पर गति का नामो निशान है? कोई शर्त नहीं है कि आवेश गति कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ भी हो, Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में जिस भी हालत में होगा विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा।
पर चुंबकीय क्षेत्र जो था वो गतिमान आवेश पर क्या करता है, बल लगाता है। अगर आवेश रुका हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। अभी अपन उसको गणितीय रूप में समझेंगे। तो Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे गति कर रहा है। तो आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसका फॉर्मूला होता है मुन्ना QVB साइन थीटा। Q आवेश, V अपना वेग का परिमाण, B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है। अब VB साइन थीटा है। सदिश रूप में अगर आप लिखें तो AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखते हो, तो VB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस B लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपने सदिश गुणनफल का एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि अगर आपने दो सदिशों को A और B को सदिश गुणनफल किया, हमें क्या मिलेगा, एक और सदिश मिलेगा C वेक्टर। गुणधर्म ये था कि ये जो C वेक्टर होता है ये A और B दोनों के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही होता है दो सदिशों के सदिश गुणनफल से जो आपको परिणाम मिलता है वो सदिश गुणनफल में भाग लेने वाले दोनों सदिशों के क्या होता है, लंबवत होता है। इनके बीच में कोण कुछ भी बने उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, पर C जो था वो A और B दोनों के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र इनका सदिश गुणनफल करते हैं तो आवेश से गुणा करके, आवेश तो देखो अदिश राशि है, अदिश राशि का बल की दिशा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। ठीक बात। तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, बल। तो बल जो होगा वो सीधी सी बात थी कि आपका वेग के भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है। हमें ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर फोकस करना है कि लगने वाला बल वेग की दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। और जब वेग की दिशा के लंबवत बल लगता है कहीं भी, तो चुंबकीय बल की बात नहीं है, कोई भी बल जब वेग की दिशा के लंबवत लगता है तो वो उस कण को वृत्ताकार गति कराने की कोशिश करता है। आप एक समान वृत्तीय गति पढ़ते हैं 11वीं कक्षा में कि ये कोई v वेग से आपका चक्कर लगा रहा है, तब अंदर की तरफ बल कौन सा लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। ये अभिकेंद्रीय बल आपका वेग के साथ हमेशा कितना कोण बनाता है, अगर किसी कण के वेग की दिशा के लंबवत बल लगे तो वो बल उस वस्तु को, कण को वृत्ताकार गति कराने की कोशिश करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो था उसके द्वारा किसी भी आवेश पर बल लगेगा तो वो बल की पूरी कोशिश क्या रहेगी कि उस वस्तु को क्या कराया जाए, वृत्ताकार गति कराई जाए। ठीक है। अगर उसका वेग जो है वो पूरा का पूरा बल के लंबवत है तब तो वो वृत्ताकार गति करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर मान लो कि वेग के दो घटक हैं, एक घटक जो था वो बल के लंबवत है, तब उसका जो लंबवत घटक था वो तो वृत्ताकार गति करने की कोशिश करेगा और दूसरा वाला जो था वैसे ही चलता रहेगा। तब अपन पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में कि जब 90 डिग्री कोण बने पूरा का पूरा तब तो वृत्ताकार गति होती है, 90 के अलावा कुछ बने तो वो आपकी कुंडलिनी गति करता है, हेलिकल पाथ, वो बाद में पढ़ेंगे। तो बल वेग के लंबवत होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की कोशिश क्या रहेगी कि कौन सी गति कराई जाए, वृत्ताकार गति कराई जाए, वृत्तीय गति कराई जाए। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आपका QVB साइन थीटा, इसमें अलग अलग केस करेंगे अपन। पहला केस जो आपका बहुत ही वाहियात किस्म का केस है कि Q बराबर क्या कर दिया हमने, अब आवेश ही जीरो तो बात ही खत्म है ना। आवेश अगर नहीं है तो उसके साथ फिर विद्युत और चुंबकीय बलों की बात करना ही आपकी एक तरीके से बेमानी है, क्योंकि आवेश तो कम से कम होना ही चाहिए। विद्युत चुंबकीय आवेश की परिभाषा भी हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ी थी कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो उस वस्तु को इस लायक बनाता है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या लगाए, बल लगाए। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगने की पहली शर्त ये होती है कि कण पर क्या होना चाहिए, अब आवेश ही नहीं है तो भूल जाओ सारा कुछ। तो बल कितना होगा आपका
0। तो एक निरावेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसी में छोड़ दो खुला, कुछ बल नहीं लगेगा उसके ऊपर। बल कितना लगेगा? 0 लगेगा। ठीक है। दूसरा अपन लें कि V बराबर 0। V बराबर 0 होने का मतलब यह है कि आवेश तो है, पर कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। रुके हुए आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र बल लगा सकता है, पर चुंबकीय क्षेत्र बल, क्योंकि इस समीकरण में V का मान जब आप 0 करेंगे तो लाला F का मान कितना आएगा? 0। मतलब चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जरूरी है कि वो आवेश क्या करे? गति करे। अगर आवेश नहीं है फिर तो कोई बल नहीं लगेगा। आवेश है लेकिन विराम अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। अब तीसरा केस हम देखते हैं कि आवेश है, गति भी कर रहा है, तब संभावना बनती है कि बल लगेगा। गारंटी नहीं है कि बल लगेगा, पर चांसेस हैं। गारंटी क्यों नहीं दे रहे थे अपन कि अगर मान लो वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो? समांतर, एक ही दिशा में हो। अगर विद्युत वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे तो कौन बनेगा? 0 डिग्री, जिसको समांतर बोलते हो आप। अगर दोनों विपरीत दिशा में हुए, जिसको क्या बोलते हो? प्रति समांतर, तब कौन कितना बनेगा? 180 डिग्री। 0 हो चाहे 180 हो, दोनों ही परिस्थितियों में साइन का वैल्यू कितना आता है? 0 निकल के आता है। तो F कितना लगेगा आपका? 0। तो ये 3 केस ऐसे हैं जब 0 बल लगता है। अगर आवेश ही ना हो तो चुंबकीय क्षेत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जा रहा है। अगर वेग 0 हो, आवेश है लेकिन रुका हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि रुके हुए आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का कोई काम नहीं है। अब गति कर रहा है, पर गति किस तरह से कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की समान दिशा में या फिर विपरीत दिशा में, या तो समांतर है या फिर प्रति समांतर है। तब कौन कितना बनेगा? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। और दोनों के लिए ही आपका साइन का वैल्यू 0 होता है, तो F बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस आपके सामने आता है तो चुंबकीय बल का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। और अब चौथा केस हम करते हैं कि अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, कौन कितना बनेगा? लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब लाला जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके लिए साइन थीटा कितना होता है? अब साइन थीटा जब 1 होगा तो जो लगने वाला बल है वो क्या होगा? अधिकतम, क्योंकि साइन थीटा 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। साइन थीटा जब अपने अधिकतम मान पर है तो बल भी क्या होगा? अधिकतम मान पर। और वो अधिकतम मान कितना आएगा मुन्ना? QVB। और इस वक्त आपका ये जो कण है ये कौन सी गति करेगा? वर्ताकार गति करेगा। तो जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। और उस मान कितना होता है? QVB। ठीक बात। QVB आपका अधिकतम, और गति कौन सी करेगा? वर्ताकार गति करेगा। ठीक है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने क्या देखा था कि ऑरेस्टेड ने एक आपका प्रयोग किया, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। एक चालक तार में जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी उसके नजदीक उन्होंने क्या रखा? एक चुंबकीय सुई। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है, कैमरे में देख रहा है, मैं यही तो हूं, लाइव देख ले। तो नजदीक सुई रखी, सुई में विक्षेपण हुआ। ठीक है। क्रिश्चियन ऑरेस्टेड का सीधा सा सवाल था कि करंट इसमें से जा रही है, झटके ये खा रहा है ना, तो कोई तो कनेक्शन होगा इनके बीच में। कनेक्शन यही था कि विद्युत धारा जब चालक तार में से प्रवाहित होती है तो क्या करती है? चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण सुई में क्या आ रहा था? तो मतलब जिनका रास्ता हम शुरुआत से ये मान रहे थे कि इन दोनों के रास्ते तो बिल्कुल जुदा हैं, पता चला ये दोनों तो एक ही रास्ते से आ रहे थे, विद्युत और चुंबक। तो ठीक है, ऑरेस्टेड ने तो सिंपली क्या किया? उन दोनों को एक कर दिया। ठीक है। अब हमने ये देखा कि Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करे थीटा कोण पर, तो लगने वाले बल का मान कितना होगा?
चुंबकीय बल का मान क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये मत सोचिएगा कि विद्युत क्षेत्र यहां पर है नहीं या विद्युत क्षेत्र बल नहीं लगा रहा। विद्युत क्षेत्र का जो हिसाब जो था वो अपन पहले 2 चैप्टर में कर चुके हैं, अब नहीं देखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ क्या देखेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र और उसके द्वारा लगाया जाने वाला बल। तो Q आवेश को V वेग से गति कराई हमने चुंबकीय क्षेत्र B में, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो आपका बल कितना लगेगा, QVB साइन थीटा। ठीक है, VB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस B। तो इसका मतलब ये कि जो लगने वाला बल है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। वेग के लंबवत होने का मतलब ये हुआ कि कोशिश कैसी रहेगी, वृत्ताकार गति कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है, और अब 3 केस देखे हमने, आवेश 0 है तो बल 0, अगर वेग 0 है तो भी चुंबकीय बल 0, और अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और प्रति समांतर है तो भी बल कितना, 0, और 90 डिग्री हो तो बल क्या होता है, अधिकतम, कितना, QVB। ठीक बात। और इस केस के अंदर ये केवल कौन सी गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। यहां तक क्लियर। अब देखेंगे कि वृत्तीय गति करेगा कैसे। ये वाला केस लेंगे अपन, जब वेग अपना चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, तब देखेंगे कि कैसे गति करेगा। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आवर्तकाल कितना होगा, आवृत्ति कितनी होगी, और फिर आएगा अपना साइक्लोट्रॉन। अर्धवार्षिक में आया था कि हैं, हाँ ये आया था कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है कि नहीं, ट्रू फॉल्स आया था। आंसर क्या था उसका, नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन का कम द्रव्यमान होता है, जिससे वेग बढ़ने के साथ साथ उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन, और परिवर्तन होता है तो आवर्ती नियत नहीं रहती, और आवर्ती नियत नहीं रहती तो साइक्लोट्रॉन की आवर्ती से इलेक्ट्रॉन की आवर्ती क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, मिसमैच हो जाता है, और मिसमैच हो जाता है तो वो फिर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर नहीं रह पाता। ध्रुवता कभी बदलती रहती है, वो प्लेट में चक्कर काट रहा होता है, इतने में ध्रुवता बदल जाती है। तो साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे अपन कि हमने कण का प्रवेश कराया थीटा बराबर कितने कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। वेग और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या है आपके, लंबवत। ठीक है, तो जो आपका बल लगेगा वो अधिकतम होगा, और अधिकतम कितना होगा मुन्ना, QVB। और ये जो बल है ये वेग के क्या लगेगा, लंबवत। वेग के लंबवत लगेगा तो कौन सी गति करेगा, ये वृत्ताकार गति करेगा। तो ये हमारा आवेश V वेग से गतिमान है, त्रिज्या कितनी मान ली, R, और बल लगेगा हमारा लंबवत। ठीक है, अब देखो अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय, बाहर की तरफ लगने वाले को अपकेंद्रीय, यही होगा। अब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये निर्धारित करेंगे कि ये भाई साहब अंदर की तरफ लगेंगे कि, दोनों ही केस में फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, यही है। तो अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये कोई अलग किस्म के बल होते नहीं है। कहीं भी वृत्ताकार गति हो रही है, उस वृत्ताकार गति में जो बल अंदर की तरफ लगेगा उस पर टैग लगा देंगे हम, किसका, अभिकेंद्रीय बल का, फिर उसे कोई सा भी हो। परमाणु वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, है ना, बोर्ड के उड़ाने से पहले पढ़ा था ना, उसमें हमने ये देखा था कि नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, कूलाम बल के द्वारा आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कूलाम बल कहां लगता है, अंदर की तरफ, और हमने उस अंदर की तरफ लगने वाले कूलाम बल को किसके बराबर किया था, तो अभिकेंद्रीय बल क्या है, खाली एक पर्ची है। कहीं भी वृत्तीय गति हो रही है, अंदर की तरफ जो भी बल लग रहा है चिपका दो। अब आप गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी और चंद्रमा का देखें अपन, तो चंद्रमा को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, चंद्रमा पर अंदर की ओर क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो अंदर की ओर लगने वाले उस गुरुत्वीय बल को क्या बोल देंगे, अभिकेंद्रीय बल बोल देंगे।
तो यहां पर जो आपका ये QVB है, ये किसका काम कर रहा है? इधर अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा या फिर बाहर की तरफ लगेगा तो अपकेंद्रीय बल। तो QVB को आप अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। एक V से अपना एक V गया, QB बराबर क्या आ गया मुन्ना? mv/r, ये आ गया। अब यहां से चाहो तो आप V का मान निकाल लो, QBr/m। चाहो तो R का मान निकाल लो, mv/QB। और चाहो तो V/R का मान निकाल लो, V/R बराबर क्या होगा मुन्ना? QB/m। अब इस समीकरण का मतलब क्या है? शायद उसमें इस समीकरण का मतलब क्या है? V/R निकाला ना हमने, और V/R बराबर क्या निकाला? QB/m। Q आवेश, पहले चैप्टर में एक बात पढ़ी थी अपन ने, आवेश का गुणधर्म पढ़ा था ना, उसमें एक बात पढ़ी थी कि आवेश जो होता है वो वस्तु की चाल पर निर्भर, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे लास्ट में, है ना। ये पढ़ा था कि आवेश का मान चाल पर निर्भर नहीं करता, तो ये वस्तु किसी भी चाल से गति करे, Q के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q रहेगा नियत। चलो, उसके बाद क्या था? B क्या अपना? वो चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर से लगा रहे। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या फर्क पड़ेगा कि उसके अंदर कौन गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। तो B का मान भी क्या रहेगा? नियत। नीचे बचा M। एक बार आइंस्टाइन को अपन नजरअंदाज कर दें तो M न्यूटन के जमाने से क्या रहता है? वो तो कीड़ा आइंस्टाइन ने काटा था ना बाद में, कि चाल बदलने के साथ साथ द्रव्यमान में भी क्या होता है। पर एक बार अपन आइंस्टाइन को भूल जाएं तो पता चलेगा कि द्रव्यमान भी क्या रहता है। तो V/R के सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारी जनता क्या है? तो V/R का जो मान था वो क्या आएगा? मतलब वेग और त्रिज्या का अनुपात नियत आएगा। दो चीजों का अनुपात नियत आने का मतलब या मायना ये होता है कि जितनी वृद्धि वेग में होगी उतनी वृद्धि किस में होगी? तो अगर वेग दुगना हो गया तो त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी। तो अगर आवेश बड़ी त्रिज्या के घेरे में वर्ताकार गति करेगा तो उसकी चाल भी क्या होगी? ज्यादा होगी। छोटी त्रिज्या के घेरे में गति करेगा तो उसकी चाल भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में काम में लेते हैं ये फैक्ट अपन। साइक्लोट्रॉन में बीच में से शुरू करता है वो अपनी यात्रा, और त्वरित होता 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 आखिर में उसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, जो डीज लगी होती है ना, उसमें दो प्लेट लगी होती हैं डी आकार की, उनकी त्रिज्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, पर जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या बढ़ता जाता है, या वेग बढ़ने के कारण क्या बढ़ती जाती है? त्रिज्या बढ़ती जाती है। परंतु V और R का अनुपात क्या रहेगा मुन्ना? फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब था, इस समीकरण का मतलब था आपका ये। अब अपन निकालेंगे आवर्तकाल। आवर्ती और आवर्तकाल दो चीजें निकालेंगे। आवर्तकाल किसको बोलते हैं? एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं? ये जब एक चक्कर लगाएंगे तो दूरी कितनी तय करेंगे? चाल बराबर सूत्र होता था दूरी बटा, तो समय बराबर क्या होना चाहिए? चाल कहां से आ गई? दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 2πr। और चाल कितनी है? v। अब यहां पर तुम चाहे r का मान रख दो चाहे v का मान रख दो, या समझदार बन के r/v का मान रख दो, बात बराबर ही है। v/r क्या निकाला था? QB/m। तो r/v क्या होगा? तो अपन क्या करते हैं कि r/v का मान रख देते हैं, तो कितना आएगा? 2πm/QB। आ गया। आवृत्ति क्या होती है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम, है ना। इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा? QB/2πm। अब किसी को ये हो कि नहीं मेरे को कोणीय आवर्ती और निकालनी है, तो भैया कोणीय आवर्ती का सूत्र क्या होता है?
2 पाई एफ का मान क्या था QB बटे 2 पाई m। अब इसको 2 पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई K बचेगा। तो उसकी गति से संबंधित जितने गुणांक थे वो सब निकाल लिए। तो एक आवेश 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र B में, लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होगा कितना QVB। अब या तो ये अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ, दोनों ही केस में इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा mv² बटे r के बराबर होगा। एक v से एक v गया, K बच गया, QB बराबर mv बटे r। चाहो तो यहां से v का सूत्र निकाल लो QBr बटे m, r का सूत्र निकाल लो mv बटे QB, या v बटे r का मान निकाल लो QB बटे m। तो v और r का अनुपात रहता है नियत। तो जैसे जैसे वेग बढ़ता जाता है वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है, यही है। उसके बाद हमें चाहिए आवर्तकाल। तो एक चक्कर में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल बोलते हैं तो एक चक्कर में लगने वाला समय हो गया कैपिटल T बराबर आवर्तकाल कितना, वो दूरी कितनी है एक चक्कर में 2 पाई r बटे चाल कितना v, तो 2 पाई r बटे v हो गया। अब r बटे v का मान यहां से रख दो m बटे QB, तो T बराबर आ गया 2 पाई m बटे QB। आवर्तकाल का उल्टा किया तो आ गई आवर्ती QB बटे 2 पाई m, और कोणीय आवर्ती होती है 2 पाई f। इसको 2 पाई से गुणा करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बच गया आपका QB बटा m, ये बच गया। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो साइक्लोट्रॉन में यूज करते हैं अपन। आवर्ती का सूत्र क्या है यहां पर QB बटे 2 पाई m, यही है। Q क्या होता है आवेश, B क्या होता है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, 2 पाई संख्या है, m द्रव्यमान। अगर आप द्रव्यमान को नियत मान ले, इतनी सी गुस्ताखी करें कि द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया नियत, तो आवर्ती क्या रहेगी नियत रहेगी, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं आवेशों को, स्पेशली धनावेशों को, भारी आयनों को क्या करते हैं त्वरित करते हैं। हमें उसका आवेश पहले से पता होगा। अब मान लो हम अल्फा ले रहे हैं तो हमें पहले से पता है कि इसका आवेश कितना है 2e, आवेश पता है। B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं लगाना है, उसकी वैल्यू पता है हम कि कितना लगाएंगे। 2 पाई का वैल्यू सबको पता है, 2 का 2 होता है, पाई का 22/7। अल्फा का द्रव्यमान पता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो हम पहले से ही क्या निकाल लेंगे आवृत्ति, मतलब साइक्लोट्रॉन में डालने से पहले हमें पता होगा कि ये जब चक्कर काटेगा तो कितनी आवृत्ति के साथ काटेगा, आवृत्ति पता होगी। जो आवृत्ति हमने अल्फा की निकाली हम उसी आवृत्ति का क्या लगाएंगे वोल्टेज लगाएंगे, है ना। अब मान लो हमने यहां पर आवृत्ति कितनी निकाली, इसकी 2 किलो हर्ट्ज निकाली, ठीक है। तो हम जो वोल्टेज लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितना सेट करेंगे 2 किलो हर्ट्ज। तो प्रत्यावर्ती स्रोत की और इस कण की आवृत्ति दोनों क्या कर गई मैच कर गई। और जब मुन्ना आवृत्तियां मैच कर जाती हैं तो अनुनाद की अवस्था पैदा होती है, और अनुनाद की अवस्था जब पैदा होती है तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिकतम दक्षता के साथ होता है, ठीक है। और ये अनुनाद आपका टीवी के अंदर चैनल के सिलेक्शन में काम आता है, रेडियो पर स्टेशन सेलेक्ट करना हो वहां भी अनुनाद ही करते हैं हम। 11वीं क्लास में वेव वाले चैप्टर में आपने अनुनाद पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? बहुत अच्छा हुआ, नहीं पढ़ा भी 2 साल हुआ पढ़ की है ना, खाली डिक्या क्या कच्ची लहर आवे, लहर में मानस जा तो जा, पेपरी जा तो ठीक है। इबका रही हो रही नहीं बोले, इबका तीसरी आओगी इन चक्कर में साइंस ली गई बोलो की नहीं ले ले 2 साल बेरो ही कौन पढ़ेगो, आगे पूरी जिंदगी बेरो पढ़ो बोले के लियो। तो QB बटे 2 पाई m में हमने अल्फा या जो भी कण लिया उसकी आवृत्ति और प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति क्या कर दी बराबर। तो प्रत्यावर्ती स्रोत अपनी ऊर्जा अधिकतम दक्षता के साथ किसको देगा कण को, और कण क्या होता जाएगा त्वरित होता जाएगा, और यही हम चाहते थे। इलेक्ट्रॉन के साथ दिक्कत ये थी कि m क्या हो जाता है उसका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। m बदल जाएगा तो आवृत्ति क्या हो गई बदल गई।
अब आवर्ती बदल गई कण की आवृत्ति, पर हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति तो फिक्स थी, तो ये आवृत्ति जो थी वो प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति से हो गई भिन्न। अब इनके बीच में अनुनाद की अवस्था हो गई भंग, और अनुनाद की अवस्था भंग हो गई तो ऊर्जा का स्थानांतरण अधिकतम दक्षता के साथ नहीं होगा। ठीक बात। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एक तरीके से मान लो कि मेनका है, और ये आवर्ती जो है वो अपना विश्वामित्र है। यहां गड़बड़ी होगी, इनका ध्यान भंग होगा, अनुनाद गया तेल लेने, सीधी सी बात थी। और उसके बाद साइक्लोट्रॉन से उनका त्वरण नहीं होगा। ये है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सारा कुछ आ गया, सही है। चलो, और वी लोग बंद करो।